हेलो स्टूडेंट, अ वेरी वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल माय फर्स्ट ड्रीम क्लासेस में आप सभी बीएड सेकेंड सेमेस्टर के भावी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम आपको आपका पहला पेपर कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन पढ़ा रहे हैं। इसमें से आपका सेकेंड यूनिट में आपका चल रहा था कि इंडियन एजुकेशनल सिस्टम, जिसमें आपने देखा कि इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एजुकेशन प्री इंडिपेंडेंट पीरियड, एजुकेशन ड्यूरिंग पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड। पहले हमको प्री इंडिपेंडेंट पढ़ना है, देन हमको पोस्ट इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो प्री इंडिपेंडेंट में हमने आपको 3 पार्ट्स में इसको बताया था। पहला है वैदिक, दूसरा है बुद्धिक, तीसरा है मिडुअल। तीनों आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक लॉन्ग क्वेश्चन में एक आना ही आना है। ठीक है, तो हमने आपको वैदिक पढ़ा दिया है। अब हम देखते हैं बुद्धिस्ट एजुकेशन क्या होता है। तो बुद्धिस्ट एजुकेशन आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी शिक्षा जो हमें बौद्ध काल में दी जाती थी, अर्थात इसके प्रवर्तक आपको नाम से ही पता चलता है महात्मा गौतम बुद्ध थे। ठीक है, अगर इस शिक्षा का हम इतिहास देखें, हिस्ट्री देखें, तो इसका हिस्ट्री बहुत ही कठिनजनक रहा है, बहुत ही अच्छा है, इसकी जर्नी बहुत ही अच्छी रही है। तो इसको हम देखते हैं कि वैदिक काल के उपरांत बौद्ध काल का क्या हुआ, आरंभ हुआ। जैसे ही वैदिक कालीन शिक्षा क्या हुआ, इंड हुआ या उसका पतन शुरू हो गया, तभी से आपका बौद्धिक कालीन शिक्षा क्या हुआ, स्टार्ट हो गया। अगर हम इसमें देखें तो इस प्रकार की जो शिक्षा का आरंभ हुआ वो गौतम बुद्ध जी ने किया था। महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में आप सभी लोग बहुत ही अच्छी तरीके से परिचित होंगे। इसको देखिए कि बौद्धकालीन शिक्षा जो थी वो 600 से 1200 ईसा पूर्व तक मानी जाती थी। ठीक है, अगर हम देखते हैं कि बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था जो थी वो जन शिक्षा पर आधारित, इट मीन्स जन शिक्षा का मतलब ये था कि यह लोगों की शिक्षा थी। जिस तरह अगर हम वैदिक शिक्षा में देखते हैं तो उसमें क्या था कि लोगों की जाति वर्ग भेदभाव के आधार पर शिक्षा दी जाती थी। बट अगर हम इसमें देखते हैं कि जो बौद्धकालीन शिक्षा थी, इसी व्यवस्था को खत्म करने के लिए इस शिक्षा का शुभारंभ किया गया था। कि मतलब इस शिक्षा में न किसी जाति न किसी धर्म, किसी को विशेष वरीयता न देकर सभी जाति धर्म को एक समान वरीयता दी गई थी। ठीक है, तो इसीलिए इस शिक्षा को कहा गया जन शिक्षा। जन मतलब लोग, शिक्षा मतलब शिक्षा, अर्थात लोगों की शिक्षा। लोगों की शिक्षा से तात्पर्य यही होता है कि सभी लोगों को एक समान शिक्षा दी जाए, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन प्रोवाइड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, बिना किसी भेदभाव के शिक्षा का प्रदान करना ही क्या कहलाता है, बुद्धिस्ट एजुकेशन। अकॉर्डिंग टू FEKE, इनको FEKE कहिए, इनका नाम थोड़ा अटपटा सा है, तो आप लोग इनके बारे में लिख सकते हैं। इनका कहना था कि जो बौद्ध शिक्षा है वो 15 वर्ष से अधिक प्रचलित है और उससे ऐसी शिक्षा पद्धति का विकास हुआ जो समाज में बिना किसी भेदभाव की दी जाती है। अर्थात इन्होंने बात वही कही कि यह जन शिक्षा पर आधारित थी, मतलब समाज में बिना किसी जाति वर्ग के भेदभाव की यह शिक्षा दी जाती थी। एक थिंकर को आपको ज़रूर से ज़रूर ऐड करना है, कोशिश करिएगा कि आप ऐड करिए। एग्जैक्टली नाम अगर नहीं भी आता है तो थोड़ा बहुत नाम इधर उधर होता है, कोई दिक्कत नहीं, बट आप ऐड जरूर करिएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम एक फ्लो चार्ट में समझते हैं कि बुद्धिस्ट एजुकेशन क्या था, किसमें सिस्टम क्या क्या थे, क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो बहुत ही सरल वे में हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए आइए आगे समझते हैं। हम समझते हैं कि बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। अगर हम इसको एक फ्लो चार्ट में समझें, आपको सारी चीज़ें एक ही जगह बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आने वाली हैं। ठीक है, तो देखिए बौद्धकालीन जो शिक्षा व्यवस्था थी, अगर हम इसको देखें तो यह 600 से 1200 ईसा पूर्व आपको पहले ही बता दी गई थी। अब इसमें पहला हम देखते हैं कि जो इसमें शिक्षा संगठन था, शिक्षा संगठन का मतलब ये है कि जो जैसे आपके यहाँ क्या है, प्रबंधन, जैसे आपको आज के शिक्षा संगठन में हम देखें विद्यालय, विश्वविद्यालय, ऐसी जगह शिक्षा दी जाती थी। लेकिन बौद्धकालीन में अगर हम शिक्षा संगठन देखते हैं तो मठ व विहार क्या थे, शिक्षण संस्थान थे। वहाँ पे मुख्यतः लोग बच्चों को, स्टूडेंट को शिक्षा दी जाती थी। मठ में क्या होता था कि प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी जब बच्चा पहली बार जाता था। विहार में क्या था, उच्च शिक्षा के लिए यह शिक्षण संस्थान था। शिक्षा संगठन का मतलब है कि शिक्षण संस्थान ऐसी कौन सी जगह थी जहाँ पे बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, अगला है आपका संस्कार। संस्कार क्या होता है, जैसे अगर हम आज के आधुनिक शिक्षा में अगर संस्कार की बात करें तो जो एंट्रेंस एग्जाम आपका होता है, अगर आप एंट्रेंस एग्जाम देते हो तब जाके आपका क्लास में एडमिशन होता है। आप कहीं भी प्राइमरी में चले जाइए, कहीं भी आप चले जाइए, तो पहली बार आपको क्या होता है कि एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है अपना, कि हम अभी तक हमने क्या क्या सीखा, अब हमें आगे क्या सीखना। इसी तरह पुराने
शिक्षा व्यवस्था में देखेंगे आप, तो जो संस्कार था बहुत, जैसे उसमें आपने उपनयन और समावर्तन देखा था वैदिक काल में, इसी तरह आपके संस्कार प्रवज्जा या उपसंपदा। प्रवज्जा संस्कार क्या होता था? प्रवज्जा संस्कार जब बच्चा प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश लेता था तो यह भिक्षुओं द्वारा कराया जाता था, पहला संस्कार था। ठीक है, प्रवज्जा संस्कार मुख्यतः किसके द्वारा कराया जाता था? भिक्षुओं द्वारा। भिक्षु द्वारा जब बच्चा जाता था गुरु के संरक्षण, प्रवज्जा का अर्थ ही होता है क्या करना? घर से बाहर निकलना। ठीक है, बाहर जाना। बाहर जाना किसका मतलब? घर से त्याग करके गुरु के संरक्षण में जाना। अगला है उपसंपदा। उपसंपदा संस्कार वह संस्कार होता था जब बच्चा उच्च शिक्षा लेने के बाद, या कोई बच्चा क्या होता था अपने घर चला गृहस्थ जीवन में चला जाता था, कोई बच्चा क्या होता था आगे की शिक्षा लेना चाहता था। जो आगे की शिक्षा होती थी उसे भिक्षु शिक्षा कहा जाता था। ठीक है, तो जो घर चला जाता था तो वो पूरा जितना शिक्षा लिया जाता तो वो वस्त्र त्याग करके अपने घर चले जाता, गृहस्थ वस्त्र धारण करके। लेकिन जो आगे की शिक्षा लेते थे, भिक्षु शिक्षा उसको कहते थे, वो क्या करते थे? अपनी आगे की शिक्षा उपसंपदा संस्कार लेने के बाद, यह संस्कार जो था मुख्यतः 10 भिक्षुओं के अंडर में कराया जाता। 10 भिक्षु होते थे और पूरे संस्कार के तहत बच्चा यह निर्णय लेता था, यह वरदान लेता था, यह मतलब एक लक्ष्य घोषित करता था कि वह ब्राह्मण बनेगा प्योरली, कभी इसके बाद वह कहीं भटकेगा नहीं। तो यह आपका होता था उपसंपदा संस्कार। ठीक है, अगला हम देखते हैं शिक्षाएं कि शिक्षाएं कितनी प्रकार की होती थी। एक पहला है 4 आर्य सत्य, दूसरा है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग की अगर आप बात देखते हैं तो आपके बौद्धकालीन में ही बात की गई है। तो आगे हम आपको बताते हैं कि अष्टांगिक मार्ग क्या होते हैं। देन हम देखते हैं कि शिक्षा संरचना। शिक्षा संरचना जैसे आज की अगर हम शिक्षा संरचना देखें, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में शिक्षा संरचना देखें, पहले प्री प्राइमरी, फिर प्राइमरी, फिर माध्यमिक, फिर उच्च शिक्षा, फिर हायर एजुकेशन, इस तरह बांटा गया है। इसी तरह पहले शिक्षा संरचना जो थी, एजुकेशनल स्ट्रक्चर जो था, इसी तरह था। प्राथमिक शिक्षा जो थी 6 वर्ष के बच्चों को दी जाती थी, उच्च शिक्षा जब बच्चा 12 वर्ष का, और भिक्षु शिक्षा क्या होता था? बच्चा 8 वर्ष तक की शिक्षा इसे दी जाती थी। मतलब ये शिक्षा का काल है। प्राथमिक शिक्षा 6 वर्ष की होती थी, उच्च शिक्षा 12 वर्ष की होती थी, जो भिक्षु शिक्षा होती थी वो अगले पिछले लास्ट में 8 वर्ष की होती थी। ठीक है, अब देखिए गौतम बुद्ध का हम जीवन परिचय लिखते हैं। अगर आपसे बौद्धकालीन शिक्षा पूछता है तो आपको गौतम बुद्ध का जीवन परिचय लिखना जरूरी हो जाता है। तो देखते हैं हम इसको कैसे लिखते हैं। चलिए इसको आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध का जीवन परिचय क्या था? गौतम बुद्ध का अगर हम जन्म देखते हैं तो जन्म उनका 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु लुम्बिनी नामक स्थान में माना जाता है। लुम्बिनी आपका है नेपाल में। इनके पिता का नाम था महाराजा शुद्धोधन। ये एक राज परिवार के राजघराने के बच्चे थे। ठीक है, इनकी माता का नाम था महामाया। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ, जैसा कि आप लोग को एक नॉर्मल वे में सबको पता है। इनका जो सारथी था, जो इनके साथ काम करता था, उसका नाम था चन्ना। अगला हम देखते हैं जो इनका सारथी था उसका क्या नाम था? चन्ना नाम था। ठीक है, तो अगला हम आपको देखते हैं कि इनको जो प्रथम बार ज्ञान प्राप्त हुआ वो कहाँ हुआ? बोध गया में। ठीक है, पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया? सारनाथ। मृगदांव आपका एक स्थान पड़ता है सारनाथ में, वहीं पे। तो जो पहला उपदेश इन्होंने दिया, उस क्रिया को या उस परिवर्तन को महाचक्र परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ये चीज़ें बहुत ही जरूरी हो जाती हैं। अगला है इनके गुरु कौन से? अलार कलाम। इनके गुरु का क्या नाम था? अलार कलाम नाम था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो इनका 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या किया था? गृह त्याग कर दिया था। मतलब इनकी पत्नी थी यशोधरा और इनका एक बच्चा भी था राहुल। ठीक है, तो इन्होंने रात को सोते समय अपने घर गृह का क्या कर दिया था? त्याग कर दिया था, पत्नी और अपने बच्चों को छोड़ करके। तो जो उनकी गृह त्याग करने की जो अवस्था थी, जो वो स्टेज थी, जो उसका समय था, उस काल को कहा गया महाभिनिष्क्रमण काल। इस चीज़ को आप देख लीजिएगा, टोटली पूरी तरीके से चीज़ें आपके आगे आने वाली हैं। अगला है 4 आर्य सत्य। कौन से थे? 4 आर्य सत्य आपको पहले ही बताए गए थे। शिक्षाएं में 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की बात की गई थी। तो 4 आर्य सत्य अगर हम देखते हैं तो 4 आर्य सत्य आपका दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध गामिनी। महात्मा गौतम बुद्ध का कहना था कि अगर आप ये 4 आर्य सत्य की शिक्षाएं ले लेते हो तो आपके जीवन में जितनी भी कठिन बाधाएं हैं, दुख हैं, वो सारे शायद ही ना आए।
पहला था आप दुख जानिए, दुख क्या होता है। अगर आपने दुख देखा तो दुख समुदाय का मतलब ये होता है कि दुख पूरे समुदाय में होता है। दुख का एक कारण ही है, दुख आना ही आना है। फिर हम क्या देखते हैं, दुख को खत्म करने का तरीका देखते हैं। फिर दुख किससे खत्म होता है, उस कारण को हम जानते हैं। अगर हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमारे जीवन में कभी दुख नहीं आ सकता। ये किसका कहना था, महात्मा गौतम बुद्ध का कहना था। अगला है विद्यालय। उस समय विद्यालय कौन कौन से, तक्षशिला, वल्लभी, नालंदा और सारे विद्यालय थे, लेकिन मेनली 3 विद्यालय यही हुआ करते थे। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से थे। अष्टांगिक मार्ग की अगर हम बात करते हैं तो अष्टांगिक मार्ग में आपका सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन, सम्यक संकल्प, सम्यक व्यायाम, सम्यक क्रमांक, सम्यक आचरण, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो ये अष्टांगिक मार्ग बहुत जरूरी नहीं है आपको लिखना, लेकिन अगर आपको उसमें आ जाता है तो आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इतनी चीज़ें आपकी हो गई। एक वे में आप इसको देख लीजिए कैसे क्या क्या हुआ करता था। अगर आप इसको देख लेते हो चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ सकती हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं। चलिए बेटा आगे देखते हैं कि अगर हम आपने देखा कि बुद्धिस्ट एजुकेशन एक नार्मल वे में, अगर इसको पूरी थ्योरीज लिखना हो, पहले आप उसको चार्ट बना दीजिएगा, फिर आपको ये थ्योरीज में पूरा लिखना हो, लॉन्ग में आता है। तो करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, बुद्धिस्ट एजुकेशन की विशेषताएं क्या थी। विशेषताएं में आप देखिए, शिक्षा प्रणाली, शिक्षण संस्थाएं, संस्कार, भिक्षु शिक्षा, शिक्षण विधियां और पाठ्यक्रम। ठीक है, तो आपके जो बुद्धिस्ट एजुकेशन में शिक्षा प्रणाली थी, बौद्ध काल में शिक्षा मठों और विहारों में प्रदान की जाती थी। पहले ही हम आपको बताए थे कि जो शिक्षण संस्थान थे उसको मठ और विहार कहा जाता था। इन स्थानों पर शिक्षा क्या थी, प्राथमिक स्तर से उच्च स्तर तक प्रदान की जाती थी। शिक्षण संस्थाएं आपको बता ही दी गई थी। शिक्षण संस्थाएं कौन कौन सी थी, तो शिक्षण संस्थाएं थी यहीं पे मठ और विहार। संस्कार कौन कौन से, प्रवज्जा और उपसंपदा। भिक्षु शिक्षा हम आपको बता दिए थे, उपसंपदा संस्कार कराने के बाद बच्चा क्या होता था, भिक्षु शिक्षा धारण करता था। अगला है शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियाँ में आपने देखा था कि कई विधियाँ, वाद विवाद विधि, डिमॉन्स्ट्रेशन विधि, तर्क वितर्क विधि, ये सारी विधियाँ शिक्षण विधियाँ में थी। पाठ्यक्रम क्या था, पाठ्यक्रम यही था कि उसमें बच्चों को सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। ठीक है, भौतिक से लेकर आध्यात्मिक तक की शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, तो शिक्षण विधियां आपने देख लिया था कि व्याख्यान विधि, तर्क विधि और स्वाध्याय विधि, इतनी विधियां आपने देख लिया था। और इसमें अगर हम बात करें गुरु शिष्य के संबंध की, तो गुरु शिष्य के संबंध की बात करते हैं आप, तो गुरु शिष्य का संबंध जैसे पिता पुत्रवत ही था, बहुत मधुर संबंध था। गुरु अपने पिता अपने पुत्रों का गुरु अपने बच्चों का सम्मान करता था, और एक जो बच्चा था वो अपने गुरु का भी सम्मान करता था। तो इसमें आप देख लीजिए प्रवज्जा संस्कार क्या होता है। प्रवज्जा का अर्थ है बाहर जाना। बाहर जाना अर्थात शिक्षा प्राप्त करने हेतु घर से बाहर जाना। आपसे प्रवज्जा संस्कार शॉर्ट में पूछ लेता है, जरूर से जरूर पूछता है, तो आप इसको एक बार देख लीजिए कि प्रवज्जा संस्कार क्या होता है। तो इस तरह अगर हम देखते हैं तो प्रवज्जा का अर्थ है बाहर जाना, शिक्षा प्राप्त करने के लिए घर से बाहर जाना। प्रथम बार प्रवेश के समय छात्र प्रवज्जा संस्कार कराया जाता था। इस समय संस्कार में बच्चे की आयु कितनी होती थी, 6 वर्ष होती थी। ठीक है, इतना आपने देख लिया। आगे हम देखते हैं उपसंपदा संस्कार क्या था। उपसंपदा संस्कार हमने आपको पहले ही बता दिया। उपसंपदा संस्कार वह था जब बच्चा उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेता था, भिक्षु शिक्षा में जाता था। कुछ बच्चे अपना गृहस्थ जीवन धारण कर लेते थे और कुछ बच्चे अपना क्या कर लेते थे, भिक्षु शिक्षा लेते थे। जो बच्चा भिक्षु शिक्षा लेता था उन्हें 10 भिक्षुओं के द्वारा उन्हें ये संस्कार कराकर क्या कहता था, ब्रह्मचर्य का पालन करवाया जाता था। अगला है स्त्री शिक्षा। स्त्री शिक्षा आपका हर जगह पूछता है। स्त्री शिक्षा की अगर हम बात करते हैं तो बौद्ध काल में स्त्री शिक्षा का समान अधिकार नहीं था। इसमें क्या था कि महात्मा गौतम बुद्ध ने स्वयं ही स्त्रियों का प्रवेश अपने संस्था में वर्जित किया था। उनका मानना था कि अगर स्त्रियां आती हैं तो वो पुरुषों का ध्यान भंग करती हैं और उनका आना इस समाज में उचित नहीं है। ठीक है, अगला है आप देखिए बौद्धकालीन शिक्षा का आधुनिक शिक्षा में योगदान क्या था। इस तरह योगदान हम देखते हैं तो इसमें क्या था, जन शिक्षा था, सभी धर्मों के लिए एक समान शिक्षा व्यवस्था थी। अगला है विद्यालयी शिक्षा के साथ कक्षा कक्ष की व्यवस्था थी, जिस तरह हमने आपको बताया कि मठ और विहार की स्थापना की गई थी। अगला है पुस्तकालयों का निर्माण। अगर विद्यालय था उसमें लाइब्रेरी भी थी। अगला है गुरु शिष्य के मध्य मधुर संबंध। तीसरा है नैतिक शिक्षा। अगला है व्यावसायिक शिक्षा। तो आपका ये पूरा कंटेंट आई होप पूरा हो गया है, तो आप इसको समझ लीजिएगा। कोई दिक्कत होगी तो आप जरूर बताइएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए तो अच्छे से पढ़िए इसको, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।